देखिए लास्ट टाइम हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे एक्चुअली उसी के आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो एक्सक्रीशन चल रहा था, ठीक है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका 4th चैप्टर है, तो उसको उसी से आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपका पीछे का प्रीवियस टॉपिक कोई छूट गया है तो उसको आप ऑनलाइन वीडियो से ही कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा दिया है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, और 4th चैप्टर चल रहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में आपको एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बता दिए गए हैं, दैट इज द अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो आपको बताया गया था ऐसे ऑर्गन जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको बताया गया था कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो होता है वो आपका अमोनिया होता है, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स नियरली 500 to 600 ml ऑफ वाटर टू रिमूव इट। 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए हमको 500 से 600 ml वाटर की जरूरत पड़ती है। वहीं 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 to 60 ml वाटर की जरूरत पड़ती है, और 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 5 to 6 ml ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो जो यूरिकोटेलिक होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। तो ऐसे ऑर्गन जो यूरिकोटेलिक होते हैं वो सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन शो करते हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए तो इतना ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, तो ये एक्चुअली ऐसे ऑर्गन्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जो पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलचर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाली फिशेस हैं और एम्फीबियंस हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? अमोनिया। जो लैंड पर रहते हैं उनका होता है यूरिया और यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो एक्सक्रीटरी वेस्ट सब, यूरिया देखेंगे, यूरिया में जैसे आ गया ह्यूमन, ठीक है। और फ्रॉग में 2 कंडीशन पूछी जाती है, एक टेडपोल होता है, लार्वा उसका, ठीक है। तो जब लार्वल स्टेज में होता है तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है, लेकिन उसका एडल्ट जो होता है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो ये आपको पॉइंट नोट करने की बात है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन यूरिक एसिड की बात आती है, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेन कहलाते हैं, जैसे यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। तो यूरिकोटेलिक में आएगा कौन कौन? इंसेक्ट्स और बर्ड्स। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। बर्ड्स का एडाप्टेशन ही एरियल होता है, एरियल मतलब जो हवा में रहते हैं, ठीक है। तो उनको और ज्यादा पानी की नहीं जरूरत होती है, तो इसलिए बर्ड्स हो गई। और कुछ रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो क्रीपर्स, रेंग करके जानवर चलते हैं ना, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गया, एक्सेट्रा। तो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस भी क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। फिर इसके बाद हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ रहे थे रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ किडनी। रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ रहे थे। तो रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ किडनी में हमको एक हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी में साल्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, कितने अमाउंट में हमारे बॉडी से वाटर बाहर निकलना चाहिए उसको ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है आपका पहला हार्मोनल कंट्रोल में जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे जेजीए, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। लास्ट टाइम आपको बताया गया था। देखिए एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus होता क्या है इसके बारे में देखेंगे।
जस्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, इसमें आपने दो तरह की किडनी पर दो तरह के नेफ्रॉन आपने पढ़े थे। नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जानते हैं ना आप? नेफ्रॉन दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसी से मिल करके किडनी बना हुआ होता है हमारा। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन हर एक किडनी में पाए जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट कहलाता है हमारे किडनी। तो उसमें दो तरह के नेफ्रॉन आपको बताए गए थे प्रीवियस क्लास में। एक है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन का ज्यादातर पार्ट जो होता है या ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। ये देखिए, कॉर्टेक्स और मेडुला, जैसे आप जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर क्या होता है, मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो इस नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं ऐसे होते हैं, इसके कुछ हिस्से जो है कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और कुछ हिस्से जो हैं वो मेडुला रीजन में पाए जाते हैं। ये हो गया आपका बाउमेंस कैप्सूल। ये आपका पीसीटी, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज द लूप ऑफ हेले। और ये होता है डीसीटी, और ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये कहलाता है स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। डिस्टल का मतलब दूर, कन्वोल्यूटेड का मतलब बड़ा हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई ट्यूब्यूल, ठीक है। तो डीसीटी तो होता क्या है, जो यहाँ पे आपके बाउमेंस कैप्सूल के अंदर नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। जो यहाँ पे ब्लड को लेकर आता है एफरेंट आर्टरी, उसी की ब्रांचेज होती है यहाँ पे, ये ग्लोमेरुलस हो गया। और ये एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी की ब्रांच जो होती है वो हमारे डीसीटी के अराउंड से होकर गुजरती है। तो जब इसका हम टीएस पढ़ते हैं, एक टीएस एक सेक्शन काटते हैं, ये हमने जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जेजीए पढ़ा था, जेजीए जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। देखिए, ये आपका जेजीए है, इसको बोलते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड एफरेंट और एफरेंट की ब्रांचेस पाई जाती हैं। इसी ब्लड कैपिलरीज की ब्रांचेस पाई जाती हैं, जिसमें मैंने ये बना के आपको दिखाया हुआ है। तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इसकी ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, ये हमारे डीसीटी के कांटेक्ट में आती हैं और यहाँ की सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द जेजी सेल्स। इन्हीं को हम बोलते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं, या शॉर्ट में लिखते हैं क्या, जेजी सेल्स। क्या लिखते हैं, जेजी सेल्स। जेजी सेल्स जो है ये रेनिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, रेनिन। दो रेनिन होता है, तो बताएगा
ब्लड में होता है, ऊपर वाला मिल्क में होता है। हाँ, मिल्क में होता नहीं है एक्चुअली, ये मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। क्या होता है? मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। और ये रेनिन जो है ये एज अ हार्मोन वर्क करता है। क्या होता है? एज अ हार्मोन वर्क करता है। ठीक है, हार्मोन। तो एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस पता है ना? नहीं, हार्मोन एक एनसीईआरटी में आपके लाइन लिखा हुआ है, हार्मोन आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट आर सीक्रेटेड इन द ट्रेसेस। बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट की जाती है हमारे बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर के कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वो हार्मोन्स कहलाते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है? हमारे बीसीडी पे वर्क करता है। देखिए ये रेनिन है, ठीक है, रेनिन, और एक हार्मोन और होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये कहां से सीक्रेट होता है? एल्डोस्टेरोन। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से, कहां से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? किडनी के ऊपर पाया जाने वाला पैर। हाँ, किडनी के ऊपर पाया जाने वाला एक ग्लैंड होता है। देखिएगा ये किडनी आपका, तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड भी दो हिस्सों में बटा होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। तो जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। तो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। हमारे ब्लड के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो ये रेनिन है, ये एल्डोस्टेरोन है, तो इससे एक मैकेनिज्म कंट्रोल होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, इसको बोलते हैं रास। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रास? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? RAAS। रास मैकेनिज्म आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसको बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं? R फॉर रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन हमारे GFR को कंट्रोल करता है। क्या होता है? GFR। GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। व्हाट इज दैट? रास को फुल फॉर्म जरा लिख दीजिए। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं, रास मैकेनिज्म बोलते हैं। ये एक्चुअली स्पेशल मैकेनिज्म होता है जब हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने लगता है। हमारे बॉडी से सब जो मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट है और साथ में वाटर का लॉस ज़्यादा होने लगता है, तब ये एक्टिवेट होता है, तब ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मतलब ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। हाँ, जैसे एक आपका हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। डायूरेसिस क्या होता है? इसमें वाटर लॉस ज़्यादा होने लगता है। हाँ, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। डायूरेसिस कहलाता है। यूरिन डायूरेटेड होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि हम डायूरेटिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? डायूरेटिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। डायूरेटिक सब्सटेंस कौन कौन से? जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ऐसा बढ़ाते हैं। चाय, कॉफी और अल्कोहल
अगर इनका सेवन आप ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो ये क्या करती हैं, ये सभी के सभी सब्सटेंसेस एडीएच के सिक्रीशन को सप्रेस करते हैं। एडीएच उसका नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, ज्यादा लॉस होगा तो डायूरेसिस कहलाएगा। नाम है हार्मोन का एंटी डायूरेटिक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, जो डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करता है एडीएच कहलाता है। ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एडीएच कहां सीक्रेट होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होता है। दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन कहलाता है और दूसरा एडीएच होता है। इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। क्या नाम होता है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो वेसल्स को प्रेस करता है, क्या करता है? वेसल्स को प्रेस करता है। जब हमारा जीएफआर घट जाता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अभी ये देखिए जीएफआर टर्म आया था, तो इसका मतलब क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज द ग्लोमेरुलर। यही क्या है? ग्लोमेरुलर, दैट इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी लॉजेज इन द बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है ना, उसी को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? जीएफआर। जितना ब्लड फिल्टर्ड होगा, हाँ ठीक है। देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ filtered fluid that are filtered by the all nephron of both kidney in 1 minute। 1 मिनट में दोनों किडनी के सभी नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में जितना फ्लूइड फिल्टर किया जाता है वही क्या कहलाता है? जीएफआर कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएफआर। जैसे मैंने बताया कि ऐसे हमारे एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, दोनों किडनी में 20 लाख होते हैं। तो इन सभी नेफ्रॉन्स के द्वारा 1 मिनट में जितना फ्लूइड फिल्टर किया जाता है वही क्या कहलाता है? जीएफआर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता कितना है? कितना होता है? 125 ml होता है, 180 लीटर होता है, 180 लीटर होता है। मैंने 1 मिनट में पूछा ना, तो 1 मिनट में इतना ही फ्लूइड फिल्टर्ड होता है, 125 ml। तो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना होगा और 1 दिन में कितना होगा? ठीक है। जब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 180 लीटर आ जाता है। तो हमारी दोनों किडनी पूरे दिन भर में 24 घंटे में मिलकर टोटल कितना ब्लड फिल्टर करती है? 180 लीटर, यानी वही 5 लीटर ब्लड जो है बार बार सर्कुलेट होकर के जितना अमाउंट जाता है उसको फिल्टर करती रहती है। तो पूरे दिन भर में कितना फिल्टर करती हैं? 180 लीटर। इसमें से आपको बताया गया था कि 178.5 लीटर ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सिर्फ बचा हुआ अमाउंट होगा 1.5 लीटर। 1.5 लीटर यही एज ए यूरिन आउटपुट हम बॉडी से बाहर रिमूव करो। तो देखिएगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में आपको सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए, तभी आप जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के मैकेनिज्म के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जेजी सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये मॉडिफाइड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं और ये क्या सीक्रेट करती हैं? रेनिन। रेनिन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिन। उसको उस एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करती हैं, यानी एक्टिवेट करती हैं, एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड विद द एंजाइम दैट इज ACE। इसको क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कौन सीक्रेट करता है?
लंग्स। तो पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ लंग्स इन द एक्सक्रीशन, तो कहेंगे एक्सक्रीशन में लंग्स का कौन सा रोल है? लंग्स का तो काम ब्रीदिंग है, वैसे ब्रीदिंग के दौरान एक्सक्रीशन करता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव करता है। लेकिन इन जनरल एक्सक्रीशन के टर्म में जो है एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो फर्दर रेगुलेट करता है हमारे एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म। तो इसी कंप्लीट मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। तो रेनिन जो होता है ये बॉडी से जो फ्लूइड एक्सेस में लॉस होता है उसको ये कंट्रोल करता है, कंफर्म। तो ये बताइए कि आप लोग जो है सभी लोग अभ्युदय वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं? नहीं, सब नंबर नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं अगर नोट्स के पीडीएफ भेज दूँ, क्योंकि लिखाने में बहुत समय लगेगा और आप भी जानते हैं कि 1 घंटे के समय में जो है पूरा सिलेबस कवर करना है। तो उसके लिए आपको नोट्स का पीडीएफ अगर ऑलरेडी मिल जाएगा तो जैसे भी आप कंफर्टेबल होंगे आप उसको प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर नोट्स में राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे समझा दूंगा तो आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट होगा। तो देखिए ये पहला हमारा सिस्टम हो गया रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो गया। तो एंजियोटेंसिनोजन जैसे देखिए ये अभी आपने यहाँ पे पढ़ा जीएफआर, मान लीजिए आपका जीएफआर जो है वो कितना था? 125 ml पर मिनट था। अगर मान लीजिए हमारी ब्लड की सप्लाई घट जाए, जीएफआर रिड्यूस हो जाए, तब क्या होगा? तो यूरिन का आउटपुट घट जाएगा। अगर यूरिन का आउटपुट घट जाएगा तो हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर नहीं निकल पाएंगे जितनी मात्रा में चाहिए। तो उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए जैसे मान लीजिए जीएफआर घट जाता है तो एंजियोटेंसिन का काम क्या होता है? एंजियोटेंसिन फिर इस जीएफआर को बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। बढ़ाएगा कैसे? ये क्या करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा। क्या करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसो मतलब होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो ये नैरो हो जाएंगी। नैरो हो जाएंगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन क्या होगा? फास्ट होगा और जीएफआर बढ़कर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे जीएफआर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। कौन? रेनिन या रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। रास, ठीक है, रेनिन। तो दोनों रेनिन आप याद रखिएगा, दोनों रेनिन आप याद रखिएगा, RE डबल NIN एंड RE सिंगल NIN। दोनों में कंफ्यूजन होता है, बस थोड़ा सा एक लेटर का अंतर होता है, मिलता जुलता है, क्या सही लगता है। तो कभी कभी फ्लैक्चुएशन में क्या होता है, हम एड्रेटम वो देख लेते हैं ऑप्शन, तो हमको लगता है कि दोनों ऑप्शन सेम ही, ठीक है। ऐसे ही और भी कई सारे मिलते जुलते टर्म आपके बायोलॉजी में आएंगे, जैसे ये रेनिन हो गया। और कोई स्टेप्स कौन सा? बताएंगे क्लियर में स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। एक बोन है, एक ईयर का, ईयर का नहीं। ईयर में 3 बोन पाई जाती है, मैलियस इनकस स्टेप, वो इनकस है, और स्टेप इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो इसमें बताइए कौन सा बोन है, कौन सा इंटेस्टाइन का पार्ट? इंटेस्टाइन वाला ऊपर का है। कंफ्यूजन नहीं, ऊपर वाला इंटेस्टाइन का है। ILEUM, ऊपर वाला सब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, नीचे वाला ये बोन का पार्ट, और ये इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। बोन कौन सा कहाँ पे पाया जाता है?
वर्टिकल पोजीशन ऑफ बोन इलियम। ये पेल्विक गर्डेल होता है। क्या होता है? पेल्विक गर्डेल। इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डेल। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि बोन पाई जाती है 4 पेक्टोरल गर्डेल, या नहीं पढ़े तो अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये क्लेविकल और पीछे की तरफ होता है स्कैपुला, क्लेविकल एंड स्कैपुला। ये पेक्टोरल गर्डेल, ये पेल्विक गर्डेल। पेल्विक गर्डेल एक्चुअली 2 हाफ से मिलकर के बना हुआ, 2 हाफ से। इसको पेल्विक बोन भी बोलते हैं या इननॉमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इननॉमिनेट बोन। इननॉमिनेट बोन होता है जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई नाम ना हो। तो हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डेल 2 हिस्सों से मिलकर के बना हुआ है। तो एक हाफ जो होता है ना, ये आपका 3 बोन से मिलकर के बना हुआ है। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम ये बोन होती है साइड, यहाँ इलियम, इस्चियम पीछे और प्यूबिस सामने की तरफ, ठीक है। तो ये इलियक बोन होती है। इलियक क्रस्ट यहाँ पे आपको पता चलता होगा, ये उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये इलियक क्रस्ट क्या कहलाता है? इलियक क्रस्ट कहलाता है। तो ये बोन है और ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। ऐसे और भी टर्म मिलते जुलते हैं, समय आएगा बताएंगे। देखिए, इसके अलावा हार्मोन मैकेनिज्म में तो आपने पढ़ लिया। एक आपका हो गया जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, JG apparatus पढ़ लिया, ठीक है। एक है आपका ANF बोलते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, ANF। कहाँ से सिक्रीट होता है? देखिए, एक हार्मोन है आपका ANF, इसको बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। ANF हार्मोन होता है, ठीक है। कहाँ से सिक्रीट होता है? एट्रिया। एट्रिया इज द पार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट के पार्ट जानते हैं कौन कौन से होते हैं? एट्रिया और वेंट्रिकल, अलिंद और नीलय पढ़े होंगे। ठीक है, ये एट्रिया हो गया आपका, दैट इज द राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आपको अलिंद और नीलय पढ़े होंगे, अलिंद, ठीक है। इससे या फिर एबोर्टा से, इससे एबोर्टा से, एबोर्टिक आर्च जो होती है वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। इसी को हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये तब सिक्रीट होता है जब हार्ट ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड को रिसीव करता है। तो रिसीव कैसे करेगा? यहाँ से इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ले आती है, और यहाँ से आ गया पल्मोनरी वेन्स, चार होती है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। अगर यहाँ कहीं से भी ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड आ रहा होगा हार्ट के पास, तो ये वेंट्रिकल के पास भेजेगा, वेंट्रिकल उसको पंप करेगा। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड पंप किया जाएगा तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जीएफआर क्या होगा? बढ़ेगा। जीएफआर क्या होगा? बढ़ेगा। और जीएफआर बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब बढ़ा हुआ होगा तो हमारा बॉडी क्या करता है? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो हमारे हार्ट की वॉल से
एक हार्मोन रिलीज होता है ANF, एड्रिनल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। और ब्लड वेसल्स जब चौड़ी हो जाएंगी, डायलेटेड हो जाएंगी, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। और ब्लड का प्रेशर जब घटेगा तो GFR घटेगा, दैट इज डिक्रीजेस टू द नॉर्मल। कभी भी हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम घटा दें, घटाकर नॉर्मल कर दें। बॉडी में कोई भी मैकेनिज्म जो होता है आपका इसी फंक्शन पे काम करता है कि घटा हुआ है तो उसको बढ़ाकर नॉर्मल कर दे, और बढ़ा हुआ है तो उसको घटाकर नॉर्मल कर दे। हमेशा ये मैकेनिज्म आपका चलता है, ठीक है। तो ये हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में दो तरह का फीडबैक मैकेनिज्म होता है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक क्या होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में जो हार्मोनल सिस्टम है वो दो मैकेनिज्म पर काम करता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव इन द सेंस जब बढ़ेंगे तो उसको और बढ़ाएगा, और नेगेटिव का मतलब होता है जब बढ़ेगा तो उसको घटाकर नॉर्मल करेगा, और जब घटेगा तो उसको बढ़ाकर नॉर्मल करेगा। हमेशा अपोजिट में काम। पॉजिटिव इन द सेंस हमेशा पॉजिटिव में, यानी बढ़ाते 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 चला जाए। तो इस तरह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करने वाले हार्मोन्स की संख्या ज़्यादा है नहीं। एक है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। दैट इज कब रिलीज होता है? हाँ, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। फीमेल में एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तब उस समय वो ऑक्सीटोसिन लेवल पे इनको बढ़ाता है और बढ़ाते चला जाता है, तब तक जब तक कि बच्चे का बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए, तब तक वो हार्मोन लेवल को बढ़ाता जाता है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलता है? जैसे आप मुझे कह रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि सर आप बहुत तेज बोल रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव फीडबैक ये हो सकता है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तेज बोल रहा हूँ, तो मैं खुश हो गया, मैं और तेज बोलना शुरू कर दिया, और तेज बढ़ता चला गया। दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होगा? आपने बोला कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए नेगेटिव फीडबैक हुआ। तो मैं अपनी स्पीड फिर क्या करूँगा? घटा दूँगा। अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो कहेंगे इतना स्लो आप पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा। दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक। जब भी जो फीडबैक मिलेगा उसके अपोजिट में काम। बढ़ा हुआ का तो घटाकर नॉर्मल करता है, घटा है तो बढ़ा। तो ये हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। इसमें जो हार्मोन है, एक आप करेंगे और दूसरा ऑक्सीटोसिन। फिर ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, दैट इज द रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। जैसे अभी तो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग लोकोमोशन या मूवमेंट स्टार्ट करेंगे नेचर, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आपका गड़बड़ हो गया है कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन की थी, और ऑनलाइन क्लास आपका कंटिन्यू चल रहा है फ्रॉम द लॉकडाउन से ही लगातार चल। कुछ लोग वीडियो वगैरह देखते ही होंगे या ग्रुप में ऐड होंगे, तो वहाँ शेयर किया जाता है लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल इसको इसी मैनर में हम कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो अगला चैप्टर जो होगा वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हम चल रहे हैं। चलिए, इसमें छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। इसमें रोल ऑफ अदर ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन है हमारा लंग्स। क्या है? लंग्स। लंग्स एक्सक्रीशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बताइए। lungs that help in the removal of gaseous waste. गैसियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा लंग्स पूरे दिन भर में लगभग 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, और एक दिन में हम 21 लीटर ऑक्सीजन यूज करते हैं। एक दिन में हम लगभग 21 लीटर ऑक्सीजन यूज करते हैं, और 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? सोचिए, अगर नेचर को आपको पे करना पड़ता तो क्या होता? ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है।
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। कोविड में किया ना, तब इसका समझ में आया कि नेचर हमको क्या देता है। तो इतना हम ऑक्सीजन लेते हैं और इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और इसको प्लांट से ही प्योरीफाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या यूज करते हैं। तो लंग्स हो गया, इसके अलावा और कौन सा ऑर्गन है आपका? लीवर है और स्किन है। लंग्स, लीवर, लीवर क्या करता है? बाइल पिगमेंट का रिमूवल करता है। बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं आपके पास? दो हैं। हाँ, बाइल पिगमेंट का नाम बताइए। अभी भी किसी को कोई संदेह है? ये नीट की क्लास है, यूपीएससी वनडे एग्जाम की तैयारी उधर हो रही है। बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, दो पिगमेंट है आपके पास। बिलिरुबिन जो है इसका कलर येलो होता है और बिलिवर्डिन का कलर ग्रीन होता है। तो हमारे बाइल का कलर पित्त जिसको आप बोलते हैं, बाइल लीवर बनाता है ना, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है, पित्त की थैली बोलते हैं, उसी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो उस बाइल में दो बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है, बिलिवर्डिन जो होता है ये ग्रीनिश कलर का पिगमेंट होता है। तो ओवरऑल बाइल का कलर आपसे पूछा जाता है, दैट इज ग्रीनिश येलो। कैसा होता है? ग्रीनिश येलो होता है। तो बिलिरुबिन जो है ये हम अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल लेवल जो होता है हमारे ब्लड में ये मैक्सिमम ये 0.32 0.8 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप स्टोर करेंगे तो प्रॉब्लम है। यानी अगर इससे ज़्यादा बाइल पिगमेंट का लेवल आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स सिम्टम ऑफ जॉन्डिस। पीलिया बोलते हैं ना, तो आपको पीलिया हो जाए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नेल्स, आई, टंग येलो, स्किन पीला पड़ जाएगा, नेल्स, आई, इसका कलर कैसा हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो वायरल कई तरह का होता है। सॉरी, ये जॉन्डिस जो है ये कई तरह का होता है। इसमें वायरल होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव भी होता है। वायरल मतलब वायरस के द्वारा होगा और ऑब्स्ट्रक्टिव कब होता है? रुकावट की वजह से। जैसे कि किसी को मान लीजिए गाल ब्लड स्टोन हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? स्टोन आके फंस जाता है और वो बाइल रिमूव नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे स्टोर रहता है, जिससे बिलिरुबिन का लेवल क्या होता है उसमें बढ़ता रहता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यानी रुकावट की वजह से होता है। तो लीवर जो है आपका को बाइल पिगमेंट के रिमूवल में हेल्प करता है। इसके अलावा लीवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी आपके बॉडी के अंदर कोई सा भी जो टॉक्सिक केमिकल होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव करने में लीवर ही हेल्प करता है। इसके अलावा है स्किन। स्किन आपका ऑर्गन है, ये अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये आप नोट कर लीजिए। स्किन ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। लॉन्गेस्ट कौन सा? सेल है, ऑर्गन नहीं। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। लॉन्गेस्ट ऑर्गन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ठीक है, लगभग 10 से 11 मीटर की लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को मिला लेंगे ना 10 से 11 मीटर की लेंथ मिलेगी। तो स्किन जो है ये ऑर्गन है
तो रोल ऑफ अदर ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। उसमें हमारे लंग्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लीवर ने किया, और स्किन का रोल बता दीजिए। स्वेट एंड एयर एक्सचेंजर। सीबम। सीबम जानते हैं क्या होता है? ऑयल या वैक्स। हमारे स्किन में 2 ग्लैंड पाई जाती है, एक है स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथियां, दूसरा है सीबेसियस ग्लैंड। ये ऑयल या वैक्स सिक्रीट करती है। स्वेट जो है इसको आप डाइल्यूटेड यूरिन बोल सकते हैं, मतलब जो आपके यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो आपके यूरिन में पाया जाता है, वो सब कुछ आपके स्वेट में पाया जाता है। बट यूरिया जो है बहुत ही ट्रेसेस में, बहुत ही कम मात्रा। तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है इसके थ्रू। स्वेट जो है इसके थ्रू हमारे बॉडी से क्या होता है? मिनरल लॉस भी होता है, मिनरल्स। सीबेसियस ग्लैंड से सीबम यानी ऑयल या वैक्स सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड का काम क्या होता है? ये एक हमारे स्किन के ऊपर ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करती हैं और पैथोजन को इंटर करने से रोकती हैं, हाइड्रोफोबिक कवरिंग का फॉर्मेशन करती हैं। तो कई सारे लोग बोलते हैं हमारी स्किन बहुत ऑयली है, तो हो सकता है भाई घर पे ऑयल या वैक्स क्या करेगा? एक हाइड्रोफोबिक कवरिंग का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर को दूर रखेगा। स्वेट जो है, स्वेट के थ्रू वाटर लॉस होगा। क्या होगा? वाटर लॉस, जिसको कंपनसेट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? हमको पानी पीना पड़ता है। तो इसीलिए हम मिनरल वाटर लेते हैं, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी लॉस होता है ना हमारे स्वेट के थ्रू। दैट इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अदरवाइज अभी तक तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ये लास्ट क्लास बची हुई थी जो ऑफलाइन मोड में चला है। इसके बाद ये टॉपिक आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हुआ?